नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, नेशनल एट नाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर प्रदेश की खबर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में रहेंगे। भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए भोपाल में रोड शो और शहडोल का दौरा स्थगित कर दिया गया है। भोपाल में प्रधानमंत्री 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस बीच भोपाल में राजभवन से पुलिस कंट्रोल रूम तक मोदी के प्रस्तावित रोड शो में मौसम ने खलल डाला और रोड शो स्थगित कर दिया गया। 2 महीने में यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री का रोड शो भोपाल में रद्द हुआ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी। चलो, बात मध्य प्रदेश की चल ही रही है तो मध्य प्रदेश की ओर से आपको एक बार बता दें कि लालपुर और शहडोल के पकरिया में पीएम मोदी के कार्यक्रम की नई तारीख की घोषणा हो गई है। मौसम खराब होने की वजह से आज होने वाले कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। सीएम शिवराज ने बताया था कि भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए पीएम के लालपुर और शहडोल के कार्यक्रम को स्थगित किया जा रहा है। अब 1 जुलाई को पीएम मोदी लालपुर और शहडोल के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज भोपाल दौरे पर है, जहां वो 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। इन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या 3 हो जाएगी। अगली खबर ओडिशा से है, जहां बीते दिन अंगुल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटनायक सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम नवीन पटनायक पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ओडिशा में शासन व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश में बिजली नहीं मिलती है, भ्रष्टाचार चरम पर है। पिछले 6 महीनों में 25 से ज्यादा छोटे सरकारी अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत सार्वजनिक हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ओडिशा को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र किया है, ओडिशा में लोग इस बार इन्हें निकाल देंगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनाव में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां ऊना दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 9 सालों में कर दिखाया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सभी चारों की चारों सीटों हारेगी और चारों पर कमल खिलेगा। मोदी जी ने प्रधान सेवक बनकर 140 करोड़ देशवासियों की सेवा की है। अपनी ईमानदारी और सुशासन से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। सुशासन के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उनके गरीब कल्याणकारी योजनाओं से 27% गरीब रेखा से बाहर निकल पाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 बजे 5 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तो वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 4 ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई जाएगी। 4 ट्रेनों को वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। भोपाल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और आपको बता दें कि हालांकि कई और ऐसे कार्यक्रम रहे जो रद्द करने पड़े हैं, क्योंकि मौसम की वजह से कई कार्यक्रम रद्द हुए हैं, जिनमें रोड शो भी है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, भोपाल में तो सौगात मिलने वाली है, साथ ही गोवा को भी सौगात मिलने वाली है वंदे भारत ट्रेन की।
हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या तैयारियां वहां पे आज वंदे भारत की सौगात गोवा को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक जी, ये गोवा की बात करें तो पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो आज गोवा से मुंबई के बीच दौड़ेगी। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 5वीं वंदे भारत ट्रेन जो है आज मिलने जा रही है। इस वक्त हम साउथ गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां पर आप तैयारियां देख सकते हैं किस तरह से वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस पूरी तरह से यहाँ पर आ चुकी है। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सेंट्रल मिनिस्टर श्रीपद नायक उनका इंतजार हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे भोपाल से हरी झंडी दिखाएंगे, उसके ठीक उसी समय यहाँ से भी गोवा के मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखा के इसे रवाना करेंगे। देखिए, यहाँ पर अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दे कि ये जो वंदे भारत आज जो रवाना हो रही है 27 तारीख को गोवा से मुंबई, ये 3 जून को रवाना होनी थी, लेकिन उड़ीसा में 2 तारीख को जिस तरह से जो हादसा हुआ जिसमें कई लोग मारे जो है उनकी जान चली गई, उसके बाद ये कार्यक्रम उस वक्त टाल दिया गया था। उसके बाद ये आज का दिन जिस तरह से देश में आज 5 वंदे भारत ट्रेन जो है मिलनी जा रही है। अब तक देश में 18 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चली थी, लेकिन अब 5 बढ़ जाएंगी, तो ये जो है 23 तक इसकी संख्या पहुंच जाएगी। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मडगांव स्टेशन को पूरी तरह से सजाया गया है और पहली वंदे भारत ट्रेन गोवा के लिए है, महाराष्ट्र के लिए पहली। और ये थोड़ी देर में जैसे 10:30 बजे रवाना होगी तो रात तकरीबन 8 बजे के आसपास ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टेम्पल तक पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर गोवा वासियों के लिए, खासकर जो कोकण बेल्ट है, जो रत्नागिरी में रहते हैं, उनके लिए बहुत काफी सहूलियत होगी, क्योंकि वो लगातार मुंबई प्रवास करते हैं। तो ऐसे में अप और डाउन लाइनों की बात करें तो सुबह एक ट्रेन जाएगी, शाम को एक मुंबई से आएगी, तो थोड़ी सी राहत यात्रियों को मिलेगी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। खास तौर पर गोवा जैसे टूरिस्ट प्लेस के लिए जो लोग आते हैं बाहर से, मुंबई से गोवा जाते हैं, क्योंकि 6 से 7 घंटे का रास्ता है मुंबई से गोवा, तो ऐसे में उनके लिए बहुत सहूलियत मिलेगी। जी, और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जो पर्यटन के लिए आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, और जो लोकलाइज्ड हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। देखिए, हम तस्वीर भी देख रहे हैं, आपके पीछे लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है शुभे? तो चलिए, ये भोपाल की तस्वीर जी देखा है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीर है और अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है पूरा स्टेशन, जिसका नाम बदला गया, उसको अब रानी कमलापति स्टेशन दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है, क्योंकि आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। वंदे भारत की सौगात तो मिलेगी ही, इसी के साथ साथ बूथ लेवल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वह भी इकट्ठा होंगे। इसी के साथ साथ अपना बूथ मजबूत, यहां से शुरुआत भी बीजेपी आज करने जा रही है। शुभम, देखिए, लगातार हम आपको देख रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो वंदे भारत की सौगात है मिलने जा रही है, लोगों को फायदा होगा, पर्यटन में फायदा होगा। इसी के साथ साथ लोगों का जो उत्साह है वो देखते बनता है। फिलहाल तस्वीर दिखाइए, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त गोवा में है तमाम लोग लगाड़ों के साथ गोवा वासियों का जो विवाद है उसके लिए यहाँ पर क्या हो चुकी है, उनको कहा जाए तरीके से गोवा वालों के लिए जैसे तो मुंबई आते हैं तो जाते हैं, उनके लिए काफी किफायती बस होगा वंदे भारत। चलिए, ठीक है शुभम, तो आप वहां बने रहें, जब हरी झंडी दिखाई जाएगी फिर आपके पास आएंगे और वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तस्वीरें हमारे सहयोगी शुभम दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, खास करके जो कोंकण का क्षेत्र है, रत्नागिरी का जो क्षेत्र है, वहां के लोगों को काफी ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको कमलापति रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाएंगे और देश को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी, जिसमें बिहार को भी सौगात मिलने वाली है, भोपाल को, इसके अलावा गोवा को सौगात मिलने वाली है। तैयारियां वहां पे किस तरीके से पुख्ता की गई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए, खबरों में अब रुख करते हैं
केरल की ओर। आपको बता दें केरल में जेपी नड्डा का कार्यक्रम है, जहां आपको बता दें कि जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं एक रैली को। आपको बताया कि केरल की ये उनकी यात्रा है। तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि महाजन संपर्क अभियान के तहत बीजेपी के तमाम बड़े नेता देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी नेता और सरकार के मंत्री 30 मई से 30 जून तक देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों को, कल्याणकारी योजनाओं को और विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से है, जहां आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 140 नए चार्जिंग पॉइंट्स का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ 48 बैटरी स्वैपिंग की सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में भारत का 4500 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दिल्ली में सबसे सस्ती सार्वजनिक चार्जिंग केवल 3 रुपए प्रति यूनिट है। दिल्ली में अभी 62 बैटरी स्वैपिंग की सुविधाएं हैं। आपको ये बता दें कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 7 अगस्त 2020 को दिल्ली ईवी नीति को लॉन्च किया था। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद से जुड़ी शुरुआती लागत के बोझ को कम करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी दी गई है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए 1.5 लाख रुपए, ई रिक्शा के लिए 30,000 रुपए, दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जा रही है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बीते दिन पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीआईएम पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिशों के बाद भी उनकी हरकतें रुकावट पैदा कर रही हैं। कूच बिहार में पंचायत चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और सीपीआईएम बंगाल में बीजेपी के साथ काम करने की कोशिश कर रही है। मैं बंगाल में अपवित्र गठजोड़ को तोड़ दूंगी। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में ये दूसरी बार है जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ मौन समझौता करने के लिए कांग्रेस और सीपीआईएम की आलोचना की है। वहीं सीएम ममता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी की विश्वसनीयता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। अगली खबर देवभूमि उत्तराखंड से है, जहां हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेला नियंत्रण भवन में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में जनप्रतिनिधियों, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीएम धामी कांवड़ यात्रा की तैयारियों से संतुष्ट भी दिखे। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। मेला बहुत शानदार और अच्छा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे सुगम, सरल बनाया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि पार्किंग स्थलों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएं ताकि पार्किंग में कीचड़ न हो और गाड़ियों के फंसने की समस्या पैदा न हो। सीसीटीवी कैमरों में नियमित मॉनिटरिंग की सुविधा हो। सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत इसको लेकर निर्णय लेकर कार्रवाई हो। ढिलाई बिल्कुल भी न सहन की जाएगी। कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कहीं न कहीं समझौता नहीं होगा। अगली खबर हरियाणा से है, जहां पंचकुला में बीते दिन नशा मुक्त हरियाणा अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि हरियाणा में नशे और नशे के कारोबारियों का सफाया कर दिया जाएगा। इसके लिए नई टास्क फोर्स गठित की जाएगी। जो लोग अपने स्वार्थ और पैसे कमाने के लिए नशे को फैला रहे हैं, उन पर सरकार कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नशे के खिलाफ जन जागरण का काम भी होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मंत्रणा कर नशे के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई। अगली खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण को लेकर बीजेपी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास धर्मांतरण के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा। जहां जहां चुनाव होता है वहां पर वे धर्मांतरण का राग अलापते हैं। उनके पास धर्मांतरण का ऐसा टेप रिकॉर्डर है जिसका बटन दबाने पर यही निकलता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, असम, कर्नाटक, झारखंड हो या फिर हिमाचल हो। जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां वहां टेप रिकॉर्डर बजाया गया।
साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है तो यहां भी बजेगा। साथ ही सीएम भूपेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई योजना नहीं है। केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार है, हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए हिंदुओं को डराने का काम कर रही है। खबरों में अब बात करेंगे पंजाब की। पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना और जालंधर में ई व्हीकल सेवा और अमृतसर से ई ऑटो सेवा शुरू करने के पायलट प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के यह तरीके इन शहरों में यातायात की समस्या को हल करने में भी सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लावारिस पशुओं की समस्या हल करने के उद्देश्य से राज्य सरकार जल्द ही बठिंडा और पटियाला जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि लावारिस पशुओं के कारण होने वाले हादसों से निजात मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि लावारिस पशुओं के कारण सड़क हादसों में लोगों की जान को बड़ा खतरा बना रहता है। चलिए खबरों में रुख करते हैं झारखंड की ओर, जहां पर बीते दिन सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है, जिसमें अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा होने वाली राशि दोगुना करना और झालसा में प्रशिक्षकों को मिल रहा मानदेय भी संशोधित किया गया है। झारखंड सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की पात्रता की जांच के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाने का फैसला लिया है। कैबिनेट में तय किया गया कि राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कर आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करेगा। कैबिनेट ने राज्य में 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए 4089 पद सृजित किए हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों के अलावा लिपिक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अगली खबर बिहार से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सहरसा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम नीतीश को लालू यादव पर पूरी तरह निर्भर बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह खोखले हो चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। लालू जी के पास कुछ वोट हैं, उसी के बल पर वे दिख रहे हैं। सम्राट ने कहा कि कोई महागठबंधन बिहार में दिखने वाला नहीं है। 2024 में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 40 की 40 सीट बिहार में जीतने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार के मॉडल को आप पहचानिए। बिहार को पूरी तरह बर्बाद करने का काम एक ही नेता ने किया है, वे हैं नीतीश कुमार। खबरों में अब बात होगी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कुलबामा इलाके में सुबह सुबह आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। करीब 5 घंटे के बाद मौके पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया। एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि कुलगाम जिले के हुवरा गांव में ये मुठभेड़ हुई है। यहां आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। मौके पर सुरक्षा बलों के साथ घेराबंदी की गई। एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ। बाद में एक स्थानीय आतंकवादी को मार गिराया गया है। इस आतंकवादी की हालांकि पहचान नहीं हो पाई है, उसके बारे में पता किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल पर हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री को बरामद किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कौशाम्बी में यूपी एसटीएफ और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ के दौरान एक वांछित अपराधी मारा गया। अपराधी हत्या और डकैती के कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक मंजनपुर के समदा चीनी मिल के पास यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मोहम्मद गुफरान नाम का अपराधी मारा गया, जिसके ऊपर 1,25,000 रुपए का इनाम था। गुफरान हत्या और डकैती के कई मामलों में वांछित था। आपको बता दें कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगभग 11,000 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी हैं, जिसमें 185 से अधिक अपराधी ढेर किए जा चुके हैं। इधर दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं पर 10% का अतिरिक्त बोझ पड़ने से सियासी पारा अब गर्मा गया है। दिल्ली में बिजली के 10% दाम बढ़ने पर सियासत तेज है।
कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के नाम पर केजरीवाल सरकार को घेर लिया है। इधर दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा है कि बिजली बिल बढ़ने के पीछे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आतिशी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि जब देश में कोयले की कमी नहीं है तो कोयला महंगा क्यों। आतिशी के बयान पर दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। मनोज तिवारी ने कहा कि पावर परचेज एग्रीमेंट के नाम पर केजरीवाल सरकार ने टैरिफ को बढ़ा दिया। दिल्ली में टैरिफ अब 22% से बढ़कर 29% हो गया। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि जून 2022 में बिजली 19% से बढ़कर 22% क्यों हो गई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।